नमस्कार, ये है देश की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले आपको खबर दे दें, पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई बहुत सारे लोग पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग चंडीगढ़ और पंचकुला के बॉर्डर पर पहुंचे और यहां पे प्रदर्शन करने लगे। उन्हें यहां पर रोका गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, प्रदर्शनकारियों को भगाने की कोशिश की। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति का कहना है कि सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। हरियाणा के कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के उस संदेश से वो बेहद नाराज हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को लाने से बुरा असर होगा। आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति के आह्वान पे पूरे हरियाणा का कर्मचारी आज सीमावास घेराव पे पहुंचा है। इससे पहले भी हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री से कोशिश की है बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया के माध्यम से ये बयान देते हैं। एक व्हाट्सएप का एक मैसेज उन्होंने वायरल हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर हम ओपीएस लागू करते हैं तो हरियाणा जो है ना बिल्कुल निम्न स्तर पर चला जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। जबकि एनपीएस का कर्मचारी 2030 के बाद रिटायर होना है, केवल 2% कर्मचारी रिटायर होंगे। तो ये प्रदर्शन आज चल रहा है वहां बॉर्डर पे और इनको पीछे धकेलने के लिए पुलिस लगातार वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर रही है। इन्हें आगे बढ़ने से रोका गया है। पंचकुला में हमारे संवाददाता अंकुर कपूर मौजूद हैं। अंकुर, आपसे जानकारी चाहते हैं कि ये जो प्रदर्शन है इसमें वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जुटे हैं। कितना बड़ा ये प्रदर्शन है और इस समय वहां पर स्थिति क्या है? अब तो शाम का समय हो चुका है, क्या अभी भी लोग वहां डटे हुए हैं? जी नगमा, बिल्कुल जैसा कि हरियाणा के जो कर्मचारी संघर्ष समिति है उसके बैनर तले आज जो हजारों की संख्या में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पंचकुला में सुबह इकट्ठा हुए थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री का हाउस का घेराव करने के लिए वो आगे के लिए रवाना हुए, जिनको पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर रोका गया। और इस दौरान जो प्रदर्शनकारी हैं, पुलिस है, उनके बीच झड़प हुई, जिसमें जो पुलिस द्वारा वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों पर भी दागे गए, जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे हटते भी दिखाई दिए। परंतु जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और नई जो पेंशन स्कीम है उसको खत्म किया जाए। फिलहाल जो अभी स्थिति यहाँ पर है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और जो इनकी मांग है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं इनसे मिलने के लिए आए और आगे जो भी यहाँ की प्रक्रिया है, जो भी हमारी मांग है उसको आगे तक पहुंचाएं। क्योंकि जो अगर हमें बात करें, जो यहाँ के एसोसिएशन के जो प्रधान धारीवाल हैं, अभी हमारी उनसे भी बात हुई है। उन्होंने अभी इन्हीं शब्दों में कहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो कल हमें विधानसभा स्तर के बाद मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहें। अगर हम बात करें दूसरी तरफ विपक्ष की, जो विपक्ष के नेता हैं जी, मैं एक छोटा सा सवाल कि ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसके में मुख्य फायदे इन्हें क्या मिलते हैं पुरानी पेंशन स्कीम के तहत, जो ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि उस स्कीम को बहाल किया जाए? जी बिल्कुल, जो यहाँ के जो प्रधान हैं, एसोसिएशन के प्रधान हैं धारीवाल, उन्होंने एक साफ शब्दों में कहा है जो पुरानी जो ओल्ड पेंशन है उसी स्कीम को लागू किया जाए और जो नई पेंशन है उसको खत्म किया जाए। क्योंकि जो पुरानी ओल्ड पेंशन है उसके तहत जो हमारा जो काम है और हमारी जो स्कीमें हैं उस पे हमें काफी फायदा हो रहा था, लेकिन जो नई पेंशन लागू की गई है हम उस पे कतई विश्वास नहीं कर रहे हैं और हमारी जो ओल्ड पेंशन है उसी को लागू किया जाए। जो हमारी जो दूसरे हम बात करें, अगर यहाँ पर जो हरियाणा के जो विपक्षी नेता है भूपेंद्र सिंह, प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका बयान भी अभी सामने आया है। उन्होंने भी यही कहा है जो ओपीएस जो हम लागू करेंगे और हरियाणा में जो जितनी भी यहाँ पर जो पुरानी पेंशन थी हमने हिमाचल में भी लागू करी है और राजस्थान में भी लागू की है और यह जो मुद्दा है हम बजट सत्र में भी उठाएंगे। तो इन सब बातों को लेकर जो अभी यहाँ पर पंचकुला बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। स्थिति तनावपूर्ण है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, विपक्ष उनका साथ दे रहा है, लेकिन ये भी सवाल है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने से सरकार क्यों हिचक रही है, इससे क्या नुकसान होने लगता है, क्या राज्य पे
बाहर आएगा। बात यहाँ पे हो रही है कि राजस्थान में भी ऐसा हुआ और दूसरे राज्यों में भी, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि इस पेंशन योजना को लेकर यहाँ पंचकुला में एक प्रदर्शन चल रहा है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। दूसरी खबर जुनैद नासिर हत्याकांड की। एक आरोपी श्रीकांत के परिजनों का आरोप है कि राजस्थान पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की है। उनका आरोप है कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान श्रीकांत की पत्नी को धक्का दिया, जिसमें उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। नूंह के एसपी वरुण सिंगला का कहना है कि यह दुखद घटना है। वो कह रहे हैं कि इसमें हरियाणा पुलिस और नूंह पुलिस का कोई हाथ नहीं और आरोप गंभीर हैं, इसलिए एडिशनल एसपी से जांच करने के लिए कहा गया है। उस दिन 4-5 गाड़ी आई थी और रात के टाइम आई थी, हम सोए हुए थे तो हम नींद में थे। गेट में धक्का मुक्की करिए, मेन गेट है उसमें सासू ने खोला वो गेट, उसमें सासू के लगी हुई है, सासू की गिरी हुई है, सासू को धक्का लगा हुआ है और अंदर हमारे गेट खोले और फिर मैं गेट खोलने खड़ी हुई हूँ तो एकदम जोर से धक्का दिया। मेरे पेट में चोट लगी, उस दिन से परेशान हूँ मैं। उसी वजह आज मेरे बच्चा में इसको हो गया। कितने महीने का बच्चा था आपका? फुल टाइम था। कौन लोग थे, किन लोगों ने धक्का मारा था? यहाँ तो पता नहीं भैया, फिर पुलिस वाले या फिर कोई और हो, राम जाने, हम तो नींद में है भाई। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अत्यंत दुखद एवं गंभीर मामला है और इसमें हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का पूरी तरह से सहायता दे रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक प्रकार से हो और जितने भी इसके दोषी हैं वो उनको उसकी सजा मिले, इसके लिए हम पूरा तरह प्रयासरत हैं। जहाँ तक बात हरियाणा पुलिस के या नूंह पुलिस के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, जो हमारी जानकारी में प्राप्त जानकारी से अभी तक के फैक्ट से आया है, उसमें हमारी किसी भी प्रकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है पुलिस की। फिर भी चूंकि एलिगेशंस सीरियस हैं, इसलिए हमने अपने तौर पे भी हमारे एडिशनल एसपी नूंह श्रीमती उषा कुंडू जी को हमने इसकी जांच सौंपी है, जिसमें जो भी तथ्य है सोशल मीडिया चैनलों के ऊपर या कहीं से भी आए हैं उनके पास, तो इस संबंध में गंभीरता से जांच करते हुए इसमें जो भी सच्चाई है, अगर कोई भी लापरवाही हमारी पुलिस के द्वारा की गई है तो उसकी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। चर्चा थी कि आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय पूछताछ के लिए जाएंगे, तो अगर वो गए तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया आज पूछताछ के लिए नहीं गए। ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर उन्हें ये मोहलत कैसे मिली है। अगर पूछताछ होती तो उनकी गिरफ्तारी क्यों संभव थी? मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, मैं सवालों से नहीं भागता, मैं जवाब से नहीं देता भाग रहा हूँ, बस बजट बनाने दीजिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए बजट भेज देंगे फरवरी के एंड में, वो हमें भेजना है। उसके बाद में आप कभी बुला लीजिए, मैं जवाब दूंगा आपके सारे सवालों का। दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में रविवार सुबह 11 बजे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ में शामिल होने जाना था, लेकिन 9 बजे ही उन्होंने कहा कि वो अभी दिल्ली का बजट बनाने में व्यस्त हैं, इसलिए हफ्ते भर का समय दें। सिसोदिया को आशंका थी कि रविवार को पूछताछ के बाद सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बीजेपी को अगर बदला लेने के लिए गिरफ्तार करना है तो कर लें मुझे, लेकिन दिल्ली के लोगों की कीमत पे नहीं, दिल्ली के लोगों का बजट रोक के नहीं, दिल्ली के लोगों के बजट की प्रोसेस रोक के नहीं, क्योंकि अगर दिल्ली के लोगों का बजट प्रोसेस डिरेल होता है तो अगले 1 साल का पूरा कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का आग्रह मान लिया और नई तारीख देने का फैसला किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज सुबह 11 बजे से सीबीआई मुख्यालय में दूसरे दौर की पूछताछ होनी थी, लेकिन सुबह करीब 8:45 बजे उनकी तरफ से मेल किया गया कि वो दिल्ली के बजट को बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए उनको 1 हफ्ते का समय दिया जाए। तो फिलहाल सीबीआई ने फैसला किया है कि आज मनीष सिसोदिया से पूछताछ नहीं होगी। देखिए, सीबीआई के पास जो हमारे यहाँ से ऑफिसर गए थे, उनको सीबीआई ने कह दिया है कि हम आपको अब अगले हफ्ते बुलाएंगे। अच्छा, मगर अगले हफ्ते की कोई जो है स्पष्ट तारीख नहीं बताई है, मोटे तौर पे बोला है कि हाँ हम जो एग्जेम्पशन आपकी मान रहे हैं और अगले हफ्ते आपको बुलाते हैं। बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया कितना भी बचने की कोशिश कर लें, लेकिन बच नहीं पाएंगे। कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारे उप मुख्यमंत्री जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और वो जांच से भाग रहे हैं।
वो सीबीआई के पास जाने से डर रहे हैं। उनको अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं, लेकिन ना ही सीबीआई और ना ही ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को अभी तक आरोपी बनाया गया है। इस मामले में एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वहीं दबाव सीबीआई पर भी होगा कि वो आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर सीबीआई आरोपी नंबर 1 पर ही कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई देगी तो सवाल उठेंगे कि क्या मनीष सिसोदिया पर केस किसी दबाव में आकर सीबीआई ने बनाया था। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन और मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। शिवसेना के नाम और निशान पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद से महाराष्ट्र में फिर से सियासी घमासान है। उद्धव ठाकरे का गुट लगातार शिंदे गुट पर हमलावर है। साथ ही वो इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उद्धव गुट ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, लेकिन इससे पहले कल शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल कर दी है। इसके जरिए अपील की गई है कि अगर उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देता है तो कोर्ट एक पक्षीय सुनवाई कर कोई आदेश पारित न करे, उसका पक्ष भी सुना जाए। चुनाव आयोग के एक फैसले ने दरअसल उद्धव ठाकरे के गुट के हाथ से शिवसेना जो पार्टी थी, उस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही छीन लिया है। जाहिर है कि उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन जिस तरह से कलानगर में मातोश्री के सामने बड़ी संख्या में जमा होकर शिवसैनिकों ने अपनी ताकत दिखाई है, उससे उद्धव ठाकरे को बड़ा बल मिला है और उन्होंने शिंदे गुट को चोर की संज्ञा देते हुए चुनौती दी है। कहा है कि हिम्मत है तो तुम धनुष बाण लेकर आओ, मैं मशाल लेकर तैयार हूं। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले मातोश्री के सामने, फिर कलानगर के सामने सड़क पर भारी संख्या में जमा शिवसैनिकों ने मरते दम तक उद्धव ठाकरे का साथ देने का ऐलान किया। पैसे का आशा नहीं करता है हम लोग, ये चोर लोग है। हाँ, खोके नहीं आए नहीं, साहिब को हमारा तरह देता है, खूब बोलता है पीने। हमारा शिवसेना है, हम जीत के करेंगे। जिन्होंने गद्दारी की है पक्ष के साथ, हमारे उद्धव साहब के साथ, उनको सबक मिलेगा ही और उनको ये तीन मुंह वाला नाग काटेगा, पानी भी नहीं मांगेंगे, ये हाल होंगे उनके। ये लोग दूसरे के बल पे जी रहे हैं, अपना बल पे जी के दिखाओ तो हम मानेंगे। कलानगर में मातोश्री के सामने इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए कि सड़क बंद करनी पड़ी। जाहिर है उद्धव ठाकरे को इससे बड़ा बल मिला है। नतीजा शुक्रवार तक चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कहने वाले उद्धव ठाकरे ने कहा कि धनुष भले ही चला गया, लेकिन मानुष यानी कि जनता मेरे साथ है और मशाल के जरिए गद्दारों को सबक सिखाएंगे। मैं आज भी उस चोर को चुनौती देता हूँ। धनुष बाण चुराया है ना, चुनाव में सामने आओ। तुम धनुष बाण लेकर आओ, मैं मशाल लेकर आता हूँ। फिर से कहता हूँ, ये परीक्षा खत्म नहीं हुई है। हमें फिर से शिवसेना का मुख्यमंत्री चुनकर इन गद्दारों की छाती पर बिठाना है। पार्टी पर आए इस बड़े संकट से उबरने के लिए उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी के सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ चर्चा की। बैठक में संगठन मजबूत करने और चुनाव के लिए तैयारी करने का संकल्प लिया गया। अगर शिंदे गुट में और बीजेपी में इतना ही मेरिट है तो हम बार बार बोले जा रहे हैं कि अभी इलेक्शन आप डिक्लेयर कर दो। कल का डिसीजन हमें लगता है एक परसेप्शन क्रिएट करके शायद इलेक्शन की घोषणा कभी भी हो सकती है, और इसलिए हम अपने आप को पूरी तरह से मानसिक रूप पर तैयार रख रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये आज बताने की कोशिश थी कि किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से हम बिल्कुल ही हारे नहीं हैं। हमारा मनोबल ज्यों का त्यों है। शिवसेना से बगावत कर पहले मुख्यमंत्री बने,
और अब पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी कब्जा करने वाले एकनाथ शिंदे ने इसे सत्य की और बाला साहेब के विचारों की जीत कहा है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है। तो देवेंद्र फडणवीस ने कटघरे में खड़े चुनाव आयोग का बचाव किया है। देखिए, इससे अलग वक्तव्य वो दे ही नहीं सकते। उनके दोनों प्रकार के वक्तव्य टाइप करके रखे हुए थे। अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है, और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है। वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कानून से चलता है, ये न्याय से चलता है, ये संविधान से चलता है। उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी का नाम गया और साथ में चुनाव चिन्ह भी चला गया, लेकिन जो नहीं गया वो संगठन और शिवसैनिक, और साथ में मिल रही है सहानुभूति। क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत कर सरकार बनाई, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी पर कब्जा करने की साजिश ठाकरे परिवार के साथ जाती है। और सहानुभूति चुनाव में बड़े काम की चीज होती है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का नाम और चिन्ह शिंदे गुट को मिलने के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री तक पर निशाना साधा, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले ने सत्यमेव जयते को चरितार्थ किया है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। किसी की तरह सत्ता प्राप्त करने के लिए पिताजी के सिद्धांतों, पार्टी के सिद्धांतों और पार्टी के कार्यकर्ता को धोखा देकर मुख्यमंत्री बनने के लिए हम नहीं आए। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत का कहना है कि शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को हासिल करने के लिए 6 महीने के भीतर कुल 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है। अमित शाह के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं जो न्याय और सच को खरीदने में भरोसा करते हों। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में किसकी जीत हुई, समय आने पर हम दिखाएंगे, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। सब कुछ दिखाएगी महाराष्ट्र क्या है। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं, वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है। और जम्मू कश्मीर में चल रहे बुलडोजर पर अभी रोक लग गया है, मतलब ब्रेक लगी है। अब प्रशासन एक नीति बना रहा है जिसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। अब तक हुई कार्रवाई पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं।
देखिए नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट। अतिक्रमण के खिलाफ करीब 1 महीने चली मुहिम आखिरकार जम्मू कश्मीर में थम गई है। बुलडोजरों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन इस दिशा में अगला कदम उठाने से पहले अब एक नीति बनाने में जुट गया है। इस नीति का मकसद गरीबों और उन छोटे काश्तकारों के हितों की सुरक्षा होगा जो सालों से यहाँ छोटे खेतों पर खेती करते आ रहे हैं। बीजेपी ने इस कदम का स्वागत किया है। सरकार ने जो भी एक निर्णय लिया है जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसे तत्काल प्रभाव से रोका गया है। हम समझते हैं कि ये एक सरकार की द्वारा उठाया गया एक बड़ा ही वेलकम स्टेप है। जो रेवेन्यू के अधिकारी हम इसके ऊपर काम करेंगे और अच्छा सा अध्यादेश लेके आएंगे और हम ये कहते हैं कि जो बड़ी शार्क्स है उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ा जाए जिन्होंने इस प्रदेश को जी भर के लूटा है। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बड़े विवाद में बदल गया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इस मुहिम के तहत सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जमीनों पर सालों से खेती करते आ रहे हजारों लोगों को पहले ही बेदखल कर दिया गया है। विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे गरीबों के लिए राहत बताया। इट्स अ वेलकम डिसीजन। हालांकि ये फैसला काफी देर से आया और सरकार की कार्रवाई में स्पष्टता न होने से काफी लोगों को नुकसान हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जमीनी हालात का आकलन करेगी। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल का प्रशासन शुरू से ही कहता रहा है कि जमीनों पर कब्जा करने वाले अमीर और ताकतवर लोग ही उसके निशाने पर होंगे और आम लोगों को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखा नहीं। लोगों की नाराजगी ने बिल आखिर प्रशासन को अपनी बुलडोजर नीति पर नजरसानी करने के लिए मजबूर किया है। प्रशासन का कहना है कि एक नई पॉलिसी सामने लाई जा रही है और जब तक वो पॉलिसी सामने नहीं लाई जाएगी तब तक बुलडोजर और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय आदि महोत्सव मना रहा है, जिसमें कई क्षेत्रों से आए हुए जनजातीय समाज के लोग अपनी विभिन्न कलाकृतियों को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए शुभांगी की ये रिपोर्ट। जनजातीय समाज की संस्कृति की झलक कुछ इसी तरह दिल्ली में एक अद्भुत रंगीन उड़ान भरती हुई दिखी। देखने में भले यह सरल लगे, लेकिन इन्हें बनाना बिल्कुल आसान नहीं। बिना बुनियादी सुविधाओं के जनजातीय समाज ने कई महीनों की मशक्कत के बाद ये सामान तैयार किया है। ज्यादातर काम प्राकृतिक रंगों और हाथ से होता है, मगर यह सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं, यह इनके समाज की परंपरा है। मगर आज के बदलते दौर में बाजार के तकाजों के साथ यह परंपरा कहीं खोती जा रही है। ये एलिफेंट डाल दिया ना, ये फ्लावर डाल दिया ना, ये सीजर डाल दिया ना, ये अंडा है बोला है वो लोग, ट्रेडिशन का पैटर्न है। ये सब खत्म होता है। सब लोग अभी पावरलूम आया है स्पेशली, एंड देन कोई भी करने के मन है, इसलिए हैंडलूम का चीज़ बहुत दाम हो गया। लेकिन ये अभी रिवाइव करने के लिए मैं भी बहुत सोचता है। हमारा पिताजी जगन्नाथपुरी का यह चित्र आपने कई बार देखा होगा। आइए इनके चित्रकारों से मिलिए। उड़ीसा से आए प्रकाश जी का यह पुश्तैनी काम है। जनजातीय समाज और पर्यावरण का बेहद गहरा संबंध है, इसीलिए बढ़ते जलवायु परिवर्तन से इनकी जीवन शैली और काम पर खतरा मंडरा रहा है। एक महीना का 45,000, 50,000, 30,000, कभी कभी 15,000 भी हो जाते हैं। सीजन के हिसाब से सेल रहता है और मार्केटिंग मिल जाता है, तो रोजी रोटी कमाने के लिए तरीका मिल जाते हैं। जनजातीय समाज की मदद करने के लिए सरकार से जुड़ी हुई है ट्राइफेड नाम की संस्था, जो 1987 से यह काम कर रही है। बिचौलियों को खत्म करने के लिए यह खुद ही सामान खरीदती है, मगर इतने अरसे बाद भी करीब सिर्फ 3 लाख कारीगर ही इनसे जुड़ पाए हैं। इनके साथ ट्राइफेड करीब 44 करोड़ का कारोबार ही कर पाता है। भारत सरकार ने क्या किया कि 87 आइटम्स को लिया, उनका एक
न्यूनतम दाम फिक्स किया जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट कर कर खरीदते हैं। तो अब क्या है कि उनको डायरेक्ट उनका हक मिलता है। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं, वह एक विचार और संस्कृति भी है। लेकिन सवाल ये है, जब आप संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो आप किसकी संस्कृति के बारे में सोचते हैं? क्योंकि भारत जैसा देश जो आज संस्कृति को अपनी पहचान बताता है, वह विभिन्नता से आज उतना ही दूर भागता है और उतना ही डरता है। तो आप भी आइए आदि महोत्सव में और जनजातीय संस्कृति के बारे में थोड़ा समझिए और जनजातीय संस्कृति को उसकी इज्जत और उसकी हक की जगह भी दीजिए। मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे, कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ NDTV इंडिया के लिए।